Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to start our new topic, that is enzymology. So let's start. Dear students, starting our new topic, that is enzymology, the enzymes. Clear? So first of all, कुछ बातें इससे पहले कि रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है ये, और इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आगे चलकर आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग द फैक्टर्स। तो वो ज़रा से आपने टेक्निकल बातों को समझना विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइमोलॉजी, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? एंड व्हाट आर एंजाइम्स? सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स, तो पहले यहीं पे रुकते हैं। कैटालिस्ट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि कैटालिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो मीडिएट करता है, जो स्पीड अप करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि आप पढ़ते हैं लाइक निकल और पैलेडियम और प्लाटिनम, वो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए वो इस्तेमाल होता है, फिर अल्टीमेटली उससे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो इसी तरह से अगर कोई कैटालिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर परफॉर्म करे, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, या उसको इन शॉर्ट हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। क्लियर? सो द एंजाइम्स दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स दैट स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। खुद इस्तेमाल नहीं होते, ये इनका काम है कि बस अगले जो रिएक्शन हो रहा है जिसके लिए जिनके ये मीडिएटर हैं वो फौरी तौर पर शुरू हो जाए और बस दैट्स इट। दे हैव टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, द बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं, रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, आउटसाइड द बॉडी भी होते हैं, मतलब कि लाइक इन द लैब्स वगैरह। सो लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी क्वांटिटी कम होती चली जाए या इनका साइज कम होता जाए, साइज इफेक्ट हो रहा है, इनकी नेचर इफेक्ट हो रही है। नो, सो दे आर नॉट कंज्यूम्ड। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द कंपोजिशन। सो द एंजाइम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स, सो इधर फिगर याद रखना, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइंड एंड क्वाइल्ड अपॉन देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। आपने प्रोटीन्स में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में दो तरह की प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, द ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, द फाइब्रस प्रोटीन्स। क्लियर? तो एंजाइम्स दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। क्लियर? ये अपने ऊपर क्वाइल होकर के ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आमतौर पर प्रोटीन्स के कौन से लेवल पर बनता है डियर स्टूडेंट्स? यस, सो इट इज फॉर्म्ड एट द क्वाटरनरी और टर्शियरी लेवल्स। ठीक है, स्पेशली एट द टर्शियरी लेवल, फिर उसके बाद फिर क्वाटरनरी लेवल्स के ऊपर। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द characteristics of enzymes. So there are a few characteristics which are important regarding the MCQs related to anti-test. So the enzymes, they are globular proteins. Globular मतलब spherical, globe shaped proteins. इनकी शेप की वजह से हम कह रहे हैं इनको like this. So this is a globular shape. They increases or speed up the chemical reaction by lowering the activation energy. By lowering का मतलब कम कर देना। किसको कम कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी तो खुद से ही पहले वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से वो इंक्रीज करते हैं या स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। दे आर highly sensitive to minor changes in pH, in temperature, and substrate concentrations. यही वो फैक्टर्स हैं जो कि आगे चलकर हमने डिटेल में डिस्कस भी करने हैं कि pH थोड़े बहुत चेंज हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा चेंज हो जाए तो क्या होगा।
थोड़ी सी भी माइनर चेंज आए तो ये इनका जो फंक्शन है वो इफेक्ट होता है। टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट आता है। इस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो लो हो, उन दोनों कंडीशंस में ये इनको डिफरेंट तरीके से बिहेवियर है। दे कैन वर्क इन विवो। इन विवो मीन्स इन द लिविंग सेल्स एज वेल एज इन विट्रो, मतलब कि इन ग्लासवेयर, मतलब आउटसाइड द लिविंग सेल्स, यानी हमारी बॉडी के बाहर भी काम कर सकते हैं। Some require cofactor, the non-protein part, आगे चलकर हमने डिटेल से डिस्कस करना है इसको, for proper functioning, which is required for their proper functioning. सब एंजाइम्स को नहीं चाहिए होता है, कुछ एंजाइम को चाहिए होता है. They are required in small quantities. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक केमिकल रिएक्शन करवाना है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स डालना पड़ेंगे, नहीं. Very minute quantities can accelerate the chemical reactions. Now, they does not change the nature of the end products. यानी कि जो इससे रिएक्टेंट्स के बाद जो प्रोडक्ट्स बनने हैं, यानी एंड, जिनको हम एंड प्रोडक्ट्स का कहते हैं, किसी भी रिएक्शन के, उनकी नेचर को किसी भी तरीके से ये इफेक्ट नहीं करेंगे, ना उनकी केमिस्ट्री के साथ, ना उसकी फिजिक्स के साथ. क्लियर? विद द एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन आई है डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम. आपने एक पढ़ा हुआ है ऑर्गेनल, राइबोसोम, ये उसी से मिलता जुलता एक लफ्ज है राइबोजाइम. सो राइबोसोम इट इज मेम्ब्रेन लेस, इट्स अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, जबकि राइबोजाइम इट इज एन एंजाइम. ठीक है, ये एक एंजाइम है. डियर स्टूडेंट्स, इस एंजाइम के अलावा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. इसके अलावा मतलब कि ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन्स होती हैं. सिर्फ राइबोजाइम वाहिद ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लोबुलर शेप में नहीं होता, बल्कि ये मौजूद होता है राइबोसोम्स में, और वहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. सो विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. क्लियर? द राइबोजाइम्स are enzymes which consists of RNA. MCQ के लिए मार्क कर लीजिए. राइबोसोम किससे बनता है? RNA से. And are found in the ribosomes. कहां पाए जाते हैं? राइबोसोम्स में. तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में यही एंजाइम वहां पर उनको हेल्प कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक राइबोजाइम के आगे एग्जाम्पल है आपके पास, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज. पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये राइबोसोम के अंदर मौजूद है. इट इज अ राइबोजाइम व्हिच फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. टॉपिक नंबर जो है वो 3 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंटी टेस्ट के, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं. सो पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए. They range from 10,000 to over 1 million. क्लियर? आमतौर पर ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके लिए हम डाल्टन्स या फिर किलो डाल्टन्स इस्तेमाल करते हैं एज अ यूनिट. सो 10,000 डाल्टन्स और 1 million डाल्टन्स. क्लियर? ये MCQ के लिए मार्क कर लीजिए. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है. They need aqueous environment for their functioning. Very, very important thing. Aqueous environment. They cannot work in dry environment. They need some water. They need some fluid medium. Clear? They need specific temperature for proper functioning. इनको एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि ये सही तरह से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. अगर उसमें टेम्परेचर में ऊंच नीच हो तो इनकी एंजाइम एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है. दे आर वेरी एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना काम करना जानते हैं. In their functioning, one enzyme can catalyze. One enzyme, एक एंजाइम कैटालाइज कर सकता है 100,000 मतलब 1,00,000 सबस्ट्रेट्स को in 1 second. 100,000 सबस्ट्रेट्स in a second, 1 सेकंड के अंदर. क्लियर? अब थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के हवाले से भी बात कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? 2 साइंटिस्ट हैं. एक का नाम है पाइन और दूसरे का नाम है परसोस. इन्होंने जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स में से एक एंजाइम जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया.
1833 में, और उसका नाम रखा डायस्टेज। इसको भी मार्क कर लीजिए एमसीक्यू के लिए। ये पहला एंजाइम है जो डिस्कवर हुआ 1833 के अंदर। उसके बाद फिर उस पर काम चलता रहा। Another scientist by the name of Wilhelm Kohne, he introduced the term enzyme। जो हम अभी टर्म पढ़ रहे हैं ना, एंजाइम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं, एंजाइम बहुत सारे एंजाइम्स के नाम पर। सो जो टर्म है, टर्म एंजाइम, ये इंट्रोड्यूस करवाई थी बाय विल्हेम कोहने। क्लियर? कब? 1877 में। And one more thing which is also very important, that the enzymes are thermolabile biocatalysts। थर्मोलेबाइल, थर्म का मतलब हीट, ठीक है। थर्मोलेबाइल बायोकैटलिस्ट का मतलब है कि ये एंजाइम्स if they are exposed to high temperatures above 50 and 55, so they become denatured। ठीक है, इनकी शेप खराब हो सकती है, ये डीनेचर हो सकते हैं, ये इनके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाई टेम्परेचर में स्टेबल ना रह सके उसे हम कहते हैं थर्मोलेबाइल, मतलब टेम्परेचर से बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकता है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टूडेंट्स एंजाइम की कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं, उसके फिजिकल और कुछ केमिकल एतबार से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंजाइम जो कि एक प्रोटीन इन नेचर है, ज्यादातर एंजाइम्स डियर स्टूडेंट्स दे आर सोलली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि दे आर प्योरली मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरह से काम करने के लिए एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस एतबार से देखें तो हम जब एंजाइम को एक ब्रॉड वे में कैटेगराइज करते हैं उसकी कंपोजिशन के एतबार से, तो एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इसको हम एपो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली एपो एंजाइम भी कहते हैं। आगे चलकर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूंगा। ये बरल इसके लिए मार्कल जीएमसीक्यूज के लिए कि जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, कोफैक्टर। क्लियर? चले अब जरा प्रोटीन पार्ट की पहले जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबुलर पार्ट और एक्टिव साइट। सो लाइक दिस, so this is the globular part and here is the active site। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मेजर हिस्सा है जिसमें ज्यादातर अमीनो एसिड्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर पार्ट। और ये छोटा सा जो हिस्सा है, ये वाला छोटा सा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज, दिस वन इज द एक्टिव साइट। तो पहले जरा देख लेते हैं। द ग्लोबुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स। चूंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, सो ज्यादातर अमीनो एसिड्स होंगे इस ग्लोबुलर पार्ट के अंदर होंगे, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर एंजाइमेटिक फंक्शनिंग। ठीक है, ये मेजर हिस्सा यही है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज बेरिंग हिस्सा होता है। अब चार्ज्ड area over the enzyme, a small portion, so definite charge bearing site having 3 to 12 amino acids। यहाँ पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है? 3 से 12 सिर्फ। दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो साइट है जो कि सबस्ट्रेट के साथ आकर, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना है, यही वो साइट है जिसने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द रीजन दिस साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव, मतलब कि यहां पर कोई एक्टिविटी हो रही है। द सबस्ट्रेट अटैच टू एक्टिव साइट, जब भी कोई सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच होगा टू एक्टिव साइट, तो किस तरह से अटैच होगा? बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। बाय नॉन, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो गया तो परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। ये बाय दे अटैच टू द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो ताकि बाद में वो उतर कर और उसमें उसको प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट किया जा सके। अब जो एक्टिव साइट है ये फर्दर 2 रीजन्स में मुश्तमिल है। इट इज फर्दर कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स।
this region and this region is the binding site. ये एक्टिव साइट की आगे दो यानी कि इसकी डिविजन्स हैं, और ये वाला हिस्सा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट. क्लियर? सो बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, एक्टिव साइट की आगे दो यानी कि साइट्स है, दो रीजन्स हैं. बाइंडिंग साइट नाम से जाहिर है बाइंड करवाएगी, अटैच करवाएगी किसको? प्रॉपर सबस्ट्रेट को. सो दिस साइट अलाउज द प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट और अ प्रॉपर सबस्ट्रेट. क्लियर? और जैसे ही सबस्ट्रेट आकर यहां पर बाइंड होगा, सो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. So binding site is responsible for the formation of ultimately the enzyme substrate complex. जब enzyme substrate complex बन जाता है तो तब ही catalytic site एक्टिवेट हो जाती है. ठीक है? सो इसकी एक्टिविटी के लिए चाहिए, इसको एक्टिवेट होने के लिए पहले enzyme substrate complex का बनना जरूरी है at the active site or the binding site of the active site. Clear? So let's have a look. It is responsible for the recognition किसकी? The substrate. And binding of substrate, recognition of substrate, and also the enzyme substrate complex formation. तो ये तीन काम यहां पर हो रहे हैं at the binding site. ये bind करवा दिया. Now the catalytic site is activated. ये activate कब होगी? By ES complex, the enzyme substrate complex. जब binding site enzyme substrate complex बनवा चुकी होगी तब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी. अब वो उस सबस्ट्रेट को जो यहां पर आकर अटैच हुआ था उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी. क्लियर? सो इट इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स. इज दैट क्लियर? चले अब आते हैं जरा नॉन प्रोटीन पार्ट की तरफ. सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, क्योंकि सारे सब जो एंजाइम्स उनको तो नहीं चाहिए, जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए हम उसी के हवाले से अब ये सारे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है? तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम उसे हम कहते हैं कोफैक्टर. को का मतलब होता है लाइक हैविंग समथिंग ऑपोजिट एट द सेम टाइम. जैसे आप कहते हैं को एजुकेशन, द अपोजिट जेंडर्स स्टडिंग एट द सेम क्लास और द सेम टाइम. ठीक है? जैसे मेल्स और फीमेल्स एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं बट द जेंडर इज डिफरेंट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोफैक्टर. ठीक है? तो ये इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. तो यहां पे देखिएगा, दिस इज एंजाइम, द एक्टिव साइट, एंड हियर इज द सबस्ट्रेट. अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सबस्ट्रेट आकर यहां पर बाइंड कर गया है, लेकिन ये वाली स्पेस स्टिल खाली है. तो यही वो जगह जहां पर आकर कोफैक्टर ने इसको फिल करना है. तो यहां पर आकर अटैच होगा कोफैक्टर, नीचे एंजाइम अटैच, ऊपर सबस्ट्रेट को अटैच. सो इट विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. इज दैट क्लियर? चले, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. ब्रिज का मतलब ये देखिए, ये ब्रिज कहते हैं जो दो किनारों को मिलाए. ये ऊपर सबस्ट्रेट और ये नीचे द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एपोएंजाइम. सो इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है, एनर्जी चाहिए. तो जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ये एड करेगा इन द प्रोविजन ऑफ एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. जब तक ये आकर यहाँ पर अटैच नहीं होता या पहले से मौजूद नहीं है तब तक ये एंजाइम अपने सही तरह से एफिकेसी नहीं दिखाएगा और ना ही सही तरह से काम करेगा. क्लियर? लेकिन ये शर्त सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए है जो जिनको कोफैक्टर चाहिए. जो सोलली प्रोटीन से बने हुए हैं उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले भी काम कर सकते हैं. अब हम इन नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर, इसको हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज एक्टिवेटर. एक्टिवेटर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो या हम अगर एंजाइम की बात करें तो ऐसा एंजाइम जो
एक्टिवेट कर दे किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। सो एक्टिवेटर जो होते हैं दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, पहली बात तो याद रखनी है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। दे आर डिटैचेबल, याद रखिएगा, दे कैन बी रिमूव्ड एंड अटैच्ड एंड दे आर मेटल आयंस, याद रखना है। सो दे आर मेटल आयंस like magnesium, copper, zinc, iron, etc. etc. अब dear student, इसमें you can see there is enzyme by the name of carbonic anhydrase। ये एंजाइम जो है इट रिक्वायर्स अ कोफैक्टर, लेकिन कौन सा? इट रिक्वायर्स अ मेटल दैट इज जिंक। तो जिंक इसके साथ आकर के अटैच होगा तो तब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, अब ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर ये जो जिंक है ये परमानेंटली अटैच नहीं है, ये यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा उसके बाद, आफ्टर एक्टिवेशन इट बिकम्स रिमूव्ड। दूसरी टर्म है को एंजाइम। सो पहले को फैक्टर, अब हम बात कर लेंगे इसी के बिल्कुल पैरेलल को एंजाइम। अब ये जो को एंजाइम है ये हम बात करें को फैक्टर की, लेकिन ये इसकी नेचर क्या है? इट इज ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक को फैक्टर। एक्टिवेटर क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर हैं। को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप बोथ ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक को फैक्टर्स। तो वो ऑर्गेनिक फैक्टर को फैक्टर जो लूजली अटैच हो, विच इज लूजली अटैच्ड to the protein part of the enzyme, that is called as coenzyme. Clear? And most of the coenzymes, they are derived from vitamins. मतलब कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो विटामिन से ही बनते हैं, और यहाँ पर vitamins they play the role of raw materials for coenzymes. Clear? So they are derived mostly from vitamins in which they act as raw materials. यानी vitamins का यहाँ पर क्या रोल है? ये vitamins यहाँ पर raw material वो मटेरियल होता है जिससे आप कोई रिफाइंड चीज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल FAD and NAD, so these are coenzymes. Certain vitamins they also act as coenzymes. FAD, it stands for flavin adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD, ठीक है? तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम की। मतलब कि कोफैक्टर और ऑर्गेनिक हो और वो लूजली अटैच हो टू द प्रोटीन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, एंड मोस्ट ऑफ द coenzymes they are derived from vitamins. Now the prosthetic group ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। ये उसकी तरह लूजली अटैच नहीं है, बल्कि ये कोवलेंटली अटैच है, टाइटली अटैच्ड है। इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड। क्लियर? लेकिन यहां पर हम बात करें कोफैक्टर की, ठीक है? सबस्ट्रेट की बात ही करें, वहां पर उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि एक्टिव साइट के ऊपर वो जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के दरमियान बन रहे हैं। यहां पर हम एक्टिव साइट के ऊपर मौजूद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कोफैक्टर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद द प्रोटीन पार्ट, मतलब कि दे परमानेंटली दे आर द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। इसके बगैर एंजाइम मुकम्मल नहीं होता है। जैसे इन दिस केस यहां पर दिस इज जिंक और ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर? सो जब तक जिंक यहां पर आकर के टाइटली बाउंड नहीं हो जाता तब तक ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहलाएगा, मतलब ये परमानेंटली आकर अटैच होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है एपो एंजाइम और दूसरा होलो एंजाइम। एपो एंजाइम ये बेसिकली वो तमाम एंजाइम्स हैं जिनको सही तरह से फंक्शनिंग करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। अगर उनका कोफैक्टर यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर वो विच इज कोएंजाइम ये वहां से रिमूव्ड हो, इफ दे आर रिमूव्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। सो एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। मतलब कि ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम है जिसकी मैंने यहां पर बात की। सो
this one, the protein part of enzyme, that is apo enzyme, या इसको inactivated part भी कहते हैं। मतलब जब तक आकर इसके साथ इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप या इसका को एंजाइम आकर अटैच हो नहीं जाता, तब तक ये इनएक्टिव रहेगा। क्लियर? सो इसको हम इनएक्टिव एंजाइम भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? लेकिन ये यहाँ पर इनएक्टिव है, फिलहाल ये खाली है। ठीक है, ये उसके ऊपर ग्लूकोज के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। Another term is there that is called as holo. Holo means होल से याद रखना है, मुकम्मल। सो होलो एंजाइम मतलब कि ये स्टेट है। अच्छा, ये दोनों स्टेट्स हैं एक एंजाइम। जैसे कि आपके पास ये सामने एंजाइम है, और अगर इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या जो इसका कोफैक्टर है, एंजाइम, इफ इट इज रिमूव्ड, अगर ये यहां पर अटैच्ड नहीं है, दिस इज कोफैक्टर, जिसको चाहिए था, ये यहाँ पर अटैच नहीं है, मतलब कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ये कोएंजाइम भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे अटैच नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट, इसे जिसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। और जब ये वापस आकर अटैच हो जाए, अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सो नाउ इट विल बी टर्म्ड एज होलो एंजाइम। क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक। The enzyme with activated polypeptide chain and cofactor, मतलब कि उसका कोएंजाइम हो सकता है या कुछ भी हो, तो वो जब उसके साथ अटैच्ड होगा इस कंडीशन में, सो दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। क्लियर? और जब ये डिटैच्ड होगा तो तब ये खाली एपो एंजाइम कहलाएगा। क्लियर? यहां पर एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करूंगा। हेक्सोकाइनेज अब ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, यू नो वेरी वेल। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए इस हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है? सो इट इज ए बेस्ट एग्जांपल कि यहां पर जब तक मैग्नीशियम जो कि इसका पार्ट है, जो इसका कोफैक्टर है, ये आकर अटैच नहीं होता, तब तक ये एंजाइम जो है वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करता चलता हूँ। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, खास तौर पर हम बात करेंगे प्रोटीएजिस की। प्रोटीएजिस मतलब कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आमतौर पर जब अपनी सेल से रिलीज होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है? वो इनएक्टिव फॉर्म इसलिए होते हैं क्योंकि जब वहां से सेल से निकलेगा या सेल के अंदर कुछ देर रहेगा, सेल से जब बाहर निकलेगा, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जाएगा या किसी टिश्यू में जाएगा, wherever it will go, it will cause the digestion। ठीक है? क्योंकि कैविटी के अंदर आ गया तो वहां पर प्रोटीन्स हैं, तो चूंकि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये इसको जो प्रोटीन स्ट्रक्चर उनको डाइजेस्ट करवा देगा। इस चीज से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो प्रोटीएजेस होते हैं, आमतौर पर मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म्स। उस इनएक्टिव फॉर्म को ये खास तौर पर हम प्रोटीएजेस की बात कर रहे हैं, उनको ज़ाइमोजेंस भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज zymogens or also called as proenzymes। मतलब कि ये वो एंजाइम्स हैं जो जब रिलीज होंगे तो इनके साथ एक इनका जो पार्टनर अटैच होगा, इसका कोफैक्टर अटैच होगा, और ये जो पार्टनर है उस वक्त तक डिटैच नहीं होगा जब तक कि इसको डिटैच करवाने वाला नहीं आ जाता। लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, रिलीज कहां से होता है? फ्रॉम द ग्लैंड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक मिकोजा, वहां से फिर ये रिलीज होकर आता है गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर। क्लियर? अब ये एंजाइम अगर एज इट इज आ गया तो फिर मैदे को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे एक वो अल्लाह ताला ने एक चेन रखी होती है अमीनो एसिड्स की,
वो उतरती है किसकी मौजूदगी में? HCl की मौजूदगी में। जब वो उतरेगी तो तब वो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा नाउ इनटू पेप्सिन एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड एंजाइम, और ये अब अपना काम शुरू कर देगा, मतलब कि प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट करवा देगा। सो इट इज अ वेरी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। सो ये उनके लिए टर्म है जाइमोजेंस, जैसे पेप्सिनोजेन, जैसे ट्रिप्सिनोजेन का। क्लियर? सो ये उनके लिए टर्म्स होती हैं इनएक्टिव फॉर्म्स के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लोकेशन ऑफ एंजाइम्स इन अ सेल। मतलब कि सेल में कहाँ कहाँ पर एंजाइम मौजूद हैं, किस फॉर्म में मौजूद हैं, आइदर दे आर अटैच्ड, आइदर दे आर फ्री, और दे आर प्रेजेंट इन सम अदर स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स हैव अ लुक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू अपने याद रखना है। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स, मेजॉरिटी का वर्ड याद रखना है, ज्यादातर एंजाइम्स are associated with membrane. They are associated with membranes. Clear? Some are dissolved in cytosol. Cytosol, dear students, याद है आपको? Cytosol, the soluble part or the most watery part or soluble part of the cytoplasm is called cytosol. तो कुछ एंजाइम्स वहां पर भी मौजूद हैं साइटोसोल के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के जो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस व्हिच टेक्स 10 स्टेप्स टू बी कन्वर्टेड टू कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसके तमाम एंजाइम्स साइटोसोल के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से वेरी फ्यू, इसको मार्क कीजिए प्लीज, वेरी फ्यू आर इन फ्री फॉर्म। मतलब फ्री फॉर्म में जो है वो बहुत ही कम है, बहुत कम। मतलब कि अलग अलग पड़े हों, बस अकेले अकेले पड़े हों, ऐसे बहुत कम होते हैं, और किसी चीज के साथ अटैच ना हो। सम आर बाउंडेड टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स, और कुछ ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनल्स के साथ मुसलसल बाउंडेड है, जैसा कि द एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं, फोटोसिंथेसिस करता कौन है? द क्लोरोप्लास्ट। और ये कहां पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एल्गी। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब दे आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अब फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इज द लाइट रिएक्शन, द सेकंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन, ये जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इट टेक्स प्लेस एट द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, एंड द सेकंड स्टेप द डार्क रिएक्शन इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। ठीक है, तो मतलब जो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स होंगे, यानी कि डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं, वो जो वाटरी और जो फ्लूइड है उसका क्लोरोप्लास्ट का, और उसकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर वो एंजाइम्स होंगे व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लाइट रिएक्शंस। क्लियर? नाउ द एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन, अच्छा, cellular respiration, as you know, it takes place in the 4 major steps. The first step is glycolysis, which occur in the cytosol. ठीक है, so यहाँ पर लिख लीजिए glycolysis। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद फिर एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए फिर इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? तो बाकी के जो 3 स्टेप्स हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, which is again a double membrane bonded organelle, the powerhouse of the cell, you know very well. So इसके जो enzymes हैं which are required for the conversion of pyruvate into pyruvic acid into acetyl CoA, and from the acetyl CoA when it enters into the Krebs cycle and all variable cycle and also the electron transport chain.
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो पहले तो ये बताएं प्रोटीन सिंथेसिस होती कहाँ पे है जी डियर स्टूडेंट्स। सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास एक ही ऑर्गेनल है एंड दैट वेरी ऑर्गेनल इज राइबोसोम। क्लियर? मतलब कि जो राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो उसके एंजाइम भी राइबोसोम के अंदर होने चाहिए। इसी तरह से द एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच आर एसेंशियल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, मतलब कि वो राइबोसोम का हिस्सा ही होते हैं वो एंजाइम्स जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो उसके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, मतलब कि एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं। सो एंजाइम्स दे वर्क इन दिस फैशन, ये इनका फैशन है, ये मैकेनिज्म है। किस तरह से? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, it will form a temporary enzyme substrate complex which is further converted into enzyme product complex, and ultimately the enzyme product complex is converted into enzyme and product. Both of these are released. Clear? ये इसको इसमें डायग्राम के जरिए देखिए, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, enzyme substrate complex, and now the enzyme substrate complex has been transformed into product and enzyme complex, and after that the enzyme is separated and the products are released. या फिर इसको हम अल्फाबेटिकल मैनर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट E प्लस S, इट विल फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बनेगा EP कॉम्प्लेक्स, enzyme product complex, and after that the enzyme is released and the product is formed. Clear? And it is again ready to serve another substrate. So dear students, यही mechanism of action है। इस mechanism of action को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स पेश किए गए, और इन मॉडल्स में से दो ऐसे मॉडल हैं जो कि बहुत फेमस है। ये मॉडल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड मॉडल्स हैं और इनके ऊपर काफ़ी स्टडी होती है, और इनमें से भी फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो फर्स्ट जो मॉडल पेश किया गया किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि एंजाइम किस तरह से अपना काम करते हैं, उस मॉडल को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल। It was discovered by, or it was proposed by Emil Fischer in 1890. MCQ, MCQ, MCQ. अब इस साइंटिस्ट के एतबार से, या अकॉर्डिंग टू हिम, जिस तरह हर एक लॉक की अपनी एक की होती है, जैसे आपने देखे वो चाइना के जो ताले होते हैं, लॉक्स होते हैं, उन सब की शक्लें एक जैसी होती हैं, और इवन क्योंकि कीज की शक्लें भी सेम होती हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कभी कि वो कीज एक वो लॉक में एंटर भी हो जाती हैं, ऐसा है कि, और एंटर नहीं होती, एंटर भी हो जाती हैं, लेकिन उस लॉक को सिर्फ वही की खोल सकती है जो उसकी अपनी है, बिकॉज कि उसके ऊपर वो जो पॉइंट्स बने होते हैं इस तरह से। लेट्स सपोज दिस इज द, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, जो कि आगे किसमें मौजूद है, विच इज प्रेजेंट इन द, इसको रिसीव करने के लिए विच इज प्रेजेंट इन द लॉक। तो लॉक के अंदर ये चीज मौजूद है, जैसे इसके ऊपर फिट होगा, अब इसको आप घुमाएंगे तो लॉक ऊपर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, लॉक, ये जो सा लॉक है, इट इज लॉक, लॉक इज जस्ट लाइक एंजाइम। एंजाइम किसकी मानद है? लॉक की मानद, और ये की यानी चाबी इस लॉक की। सो दिस इज द सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक द की। तो सबस्ट्रेट की मान्यता है, एक स्पेसिफिक की, और एंजाइम एक स्पेसिफिक लॉक की मान्यता है। जब इन दोनों के जो सी चीज़ें मैच होंगी, मतलब कि लाइक इफ यू टॉक अबाउट द लॉक, तो ये उसकी एक्टिव साइड कहलाएगी। तो जब ये चीज़ मैच होगी तो तभी इसके ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और फिर ये जो है वो लॉक ओपन हो सकता है, मतलब कि प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक एंड की मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर इन 1890s. तो इनके मुताबिक ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि अकॉर्डिंग टू हिम लॉक इज एंजाइम, मतलब कि एंजाइम लॉक की मानद है और सबस्ट्रेट इज लाइक द की. ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है. अब देखिए जरा, आपने लॉक को देखा है, उसकी जो की होती है वो बड़ी हार्ड होती है और आगे से जो लॉक का जो रिसीविंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, तो तभी जाकर के वो लॉक खुलता है. ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्टिव साइट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब एक्टिव साइट के वाले से. ठीक है, एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर होगा, यानी जो लॉक के अंदर जिसने रिसीव करना है इस की को, मतलब कि सबस्ट्रेट को, तो वो अंदर से रिजिड है, हार्ड है. दोनों का आपस में हार्ड होना जरूरी है. ठीक है, बोथ ऑफ देम. सो रिजिड स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट, नो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी तरह की इसके अंदर लचक नहीं होती. आपने लॉक और की देखे ही होंगे. ठीक है, उनमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इन एक्टिव साइट. दे कैन नॉट चेंज द शेप. जो ये एंजाइम है ये अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, नेवर एवर. एंड दे आर लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ये उनके एतबार से देखें तो ये मॉडल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. इसकी एग्जांपल्स हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो बिल्कुल डायरेक्टली अपना अपना काम करते हैं और इनके ऊपर कोई मतलब कि एक्टिव साइट की चेंजिंग नहीं आती, इनको कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स. और इसमें दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास. एक है सुक्रेज which acts on the sucrose and converts it into fructose and glucose. And the other is maltase, which acts on the maltose and converts it into glucose plus glucose. Is that clear? तो यहाँ पे देखें, ये लॉक बना हुआ है और ये वाला लॉक पिंक कलर का, और ये की है, और ये लॉक इट इज ये नीचे इसी तरह से बना हुआ है एंजाइम, मतलब एंजाइम इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड द सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक द की. अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट का पता है ना, दिस इज बेसिकली द सब्सटेंस एट विच द एंजाइम एक्ट्स. इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोडक्ट्स. चलिए अब दूसरे मॉडल की तरफ जाने आते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल. डियर स्टूडेंट्स, जब डैनियल कॉशलैंड इसकी एमिल फिशर की बारी थी तो तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स अभी इजाद नहीं हुई थी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का दौर शुरू होता है एट अबाउट 1950s, यानी कि मिड 50s के बाद इसका दौर शुरू होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का. तो ये भाई साहब जिनका नाम है डैनियल कॉशलैंड, इन्होंने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया. उन्होंने पहले इसको स्टडी किया और फिर अपना मॉडल पेश किया, और एक्चुअली जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ये लॉक एंड की मॉडल की मॉडिफाइड फॉर्म ही है, मतलब बेस यही है लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया है. तो उन्होंने जब इसके मॉडल को समझा और उनके पॉइंट्स को समझा तो बेसिक पॉइंट्स तो ठीक नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी विच नीड टू बी चेंज्ड, विच नीड टू बी मॉडिफाइड. तो उसको देख लेते हैं फिर. सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय और proposed by Daniel Koshland. Daniel Koshland in 1959. इनके अकॉर्डिंगली, इन साइंटिस्ट साहब के अकॉर्डिंगली, द एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर थोड़ी सी लचक मौजूद है. और जब लचक मौजूद है तो इसका मतलब है ये अपनी शेप चेंज कर सकती है एक्टिव साइट. सो इट कैन चेंज देयर शेप एंड दिस मॉडल इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव. जो कि लॉकर की मॉडल है इट इज लेस इफेक्टिव, जबकि ये वाला मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके कंपैरिजन में ले तो काफ़ी इफेक्टिव है. या इसको कहा जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल. इसमें आमतौर पर जो एंजाइम्स आएंगे वो रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स आएंगे. रेगुलेटरी एंजाइम्स मतलब कि या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है जब उनके ऊपर आकर उनका इनहिबिटर बाइंड करता है तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे वो वहाँ से रिमूव होता है तो अपनी जेन्युइन शेप को रीगेन कर लेते हैं. लेकिन जब तक वो इनहिबिटर उस मतलब कि इसके बाद रेगुलेटरी प्रोटीन यानी उस रेगुलेटरी एंजाइम के पास मौजूद है, जब तक उसके साथ रहेगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होते हुए भी वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा. यही चीज़ इंशाल्लाह इनहिबिशन वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. सो
that is about the concept of models with reference to the mechanism of enzyme action. Now students, let's have a look on the classification of enzymes. एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो दो बेसिस के ऊपर होती है. एक तो रिएक्शन टाइप पे जो को कैटालाइज कर रहे हैं, और दूसरा सबस्ट्रेट के बिहाफ के ऊपर, यानी किस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं. तो पहले देखते हैं रिएक्शन टाइप के ऊपर, मतलब किस तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहे हैं. तो उसके बिहाफ के ऊपर 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की. सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस. बहुत सादा सी बात, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस मींस दीज आर द एंजाइम्स व्हिच catalyze redox reactions. Redox का मतलब reduction and oxidation reactions. कैसे? By adding or removing hydrogen from or to the substrate. ठीक है? So here is a equation form. ये here is the first reactant. It has got some reducing group और इसके पास oxidation group है. जब ये reaction होगा और ये reversible reaction है, so the A becomes oxidized. ठीक है, ये रिड्यूस करेगा बी को, लेकिन खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज. बी जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ए को कर देगा. क्लियर? सो जब भी इस तरह की रिएक्शन होगा, सो एक जो स्पीशी है लाइक दिस वन, ये जो ए है, ये जब ऑक्सीडाइज करेगा बी को, ठीक है, लेकिन खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज. यहां पर देख सकते हैं A it has got reduced, B has got oxidized. ये रिवर्सिबल है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा कि जो A है ये ऑक्सीडाइज कर हो गया है और B जो है रिड्यूस हो गया है. जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें B ऑक्सीडाइज्ड है और A रिड्यूस हो चुका है. द नेक्स्ट क्लास इज ट्रांसफरेजेस. नाम से जाहिर है दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज जैसे कि वो ग्लूकोज के अंदर ऐड करता है एटीपी को, एटीपी से फॉस्फेट उतारा और ग्लूकोज के अंदर ऐड कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, प्लस सी, ये लेट्स सपोज दिस द एटीपी, तो इसको ए को अलग कर दिया और सी को बी के साथ यानी कि उसको ट्रांसफर कर दिया. क्लियर? यानी कि एटीपी को ट्रांसफर कर दिया गया, उसको फॉस्फेट को उतारा और उसको ट्रांसफर कर दिया टू द ग्लूकोज. हाइड्रोलिसिस है. सो हाइड्रोलिसिस, दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल. ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो इसमें एग्जांपल है पेप्सिन की, ट्रिप्सिन की. सो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल. तो ये अलहदा हो जाएंगे. हाइड्रोलाइज का मतलब यह है कि उनका डिस्पर्स हो जाना, सेपरेट हो जाना. तो एक के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और एक के साथ OH लग जाएगा. क्लियर? The fourth category is lyases. Lyase. So they are involved in the breakdown of specific covalent bonds. मखसूस किस्म के covalent bonds को ये तोड़ते हैं, like the histidine decarboxylase. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो reactants हैं A और B, ये आपस में जुड़े हुए हैं. They are bonded with each other. So whenever these lyases act upon these molecules, these conjugated molecules, सो ए और बी को अलग-अलग कर देंगे. इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसका ब्रेकअप करेंगे. इसी तरह से आइसोमेरेसिस, नाम से जाहिर है कि ये आइसोमर्स बनाने में इन्वॉल्व है. सो दिस दे आर इन्वॉल्व इन द इंट्रामोलिक्यूलर. इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स का रद्दो बदल कर देना और उससे आइसोमर्स बना देना. सो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन it is a rearrangement of atoms in a molecule forming an isomer. Clear? So here is an example, phosphohexoisomerase. और ये एंजाइम क्या करता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. Here is an example, A bonded to B bonded to C. So अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट किस तरह होगी कि अब B जो है वो टर्मिनल पर चला जाता है और C जो है वो सेंटर में आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट. या जैसे आपने पढ़ा था लाइक द फॉस्फोग्लिसरेट 3 एंड फॉस्फोग्लिसरेट 2, वहाँ पर
सिर्फ फॉस्फेट जो है फंक्शनल ग्रुप ए, उसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, एक 3 पे है और एक दूसरे दफा वो 2 पे चला जाता है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन द ग्लाइकोलाइसिस। नाउ द लाइगेसिस, लाइगेट का मतलब जोड़ना, या इनको सिंथेसिस कहते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, तो दे आर इन्वॉल्व इन द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉन्जुगेट करते हैं, जोड़ते हैं दो चीज़ों को। जैसे कि डीएनए लाइगेस आपने पढ़ा, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में वो जोड़ रहा होता है। सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन, ए एंड बी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एटीपी इट विल कन्वर्ट, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ए और बी को, और साथ में जो एटीपी है उसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, फॉस्फेट रिलीज होगा, उसमें से उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसका बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। क्लियर? सो दीज वर 6 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स। नाउ हियर इज द क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के बिहाफ के ऊपर जैसे प्रोटिएसिस, लाइपेसिस, कार्बोहाइड्रेसिस एंड न्यूक्लियसिस, ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं। Proteases, they are protein digesting enzymes. Their substrate is protein. इस वजह से इनको proteases कहा जाता है, जैसे पेप्सिन, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे काइमोट्रिप्सिन. So these are called as proteases. ये proteins को digest करते हैं into their simpler molecules. Lipases, their substrate is lipids, and they act on them to convert into fatty acids and glycerol. For example, like the pancreatic lipase secreted from the in the pancreatic juice. Carbohydrates. So the enzymes which act on the carbohydrates and convert them into simple molecules. Like amylase, amylase का आपको पता है, it acts on the starch or the glycogen and convert into maltose. Cellulase, it converts the cellulose into cellobiose, या फिर उसके बाद फिर हम इसकी मजीद आगे conversions होती हैं, cellobiose. Maltase, it acts on the maltose and converts into glucose plus glucose. Sucrase, it acts on the sucrose and converts it into glucose plus fructose. Lactase, it acts on the lactose and converts it into glucose and galactose. इसी तरह से चौथी कैटेगरी न्यूक्लियसिस. Nucleases, they are involved in the breakdown of nucleic acids like DNA or RNA. जैसे RNases जो है they are involved in the breakdown of RNA. DNases, they are involved in the breakdown of DNA. The ATPases, they are involved in the breakdown of ATP. So this is the classification based on substrate, while this is the classification based on the reaction type. Dear students, let's have some look on the MCQs from today's lecture. So here we go. The first one is the inorganic cofactor plus detachable plus metaline is equal to. Dear students, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? So the answer is activator. Clear? The enzymes for photosynthesis are found in mitochondria, chromoplast, chloroplast, or leucoplast. Dear students, yes, you are right. It is photosynthesis occurs in the chloroplast. So the modified form of lock and key model was presented by. So lock and key model की बात हो रही है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? एमिल फिशर. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है. The reason is मैंने पूछा है modified form of lock and key model. तो इंड्यूस फिट मॉडल का दूसरा नाम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल है, ठीक है? तो ये इस पे जरा गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना आपने. सो वो किसने प्रेजेंट किया था? दैट वाज प्रेजेंटेड बाय कॉस्टलैंड इन 1959. क्लियर? नाउ द एंजाइम माइनस कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर एंजाइम में से उसका कोएंजाइम या उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? प्रोएंजाइम, holoenzyme, apoenzyme, or coenzyme. Dear friends, so the answer is apoenzyme, means the inactive enzyme. Which enzyme is not globular protein among them? Ribozyme, lysozyme, ribosome, or ribosco. Dear friends,
तो आपको पता है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन व्हिच वी हैव रेड, दैट इज राइबोजाइम। ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है बल्कि ये आरएनए एंजाइम है, ठीक है, आरएनए से मिलकर बना हुआ है। द एंजाइम फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू डैश स्ट्रक्चर, यानी कि जो एंजाइम का जो फंक्शन है, यानी किसी भी प्रोटीन का जो एंजाइम फंक्शन होता है कि यानी कि वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है, वो इन नीचे दिए कि कौन से स्ट्रक्चर्स के बिहाफ के ऊपर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो जरा गौर करें, तो एंजाइम्स दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहां पर बनता है? इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, जी डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक पार्ट को क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एक्टिवेटर। एंड द एक्टिव साइट हैज डैश अमीनो एसिड्स in an enzyme, 4 to 6, 8 to 100, 3 to 12 or 5 to 12? The answer is 3 to 12. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एंजाइम्स के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया और फिर उसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन उसको डिस्कस किया। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स on the basis of the substrate as well as reaction type. So hopefully आज का lecture आपको clarify हो गया होगा. If there is any query regarding today's lecture, you can leave your question in the comments box and you will be soon answered by the subject specialist. अपने next lecture तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।